हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी की फर्स्ट चैप्टर जो कि 8th क्लास की है। इसमें देखेंगे हम भारतीय संविधान के बारे में। तो इस चैप्टर में भारतीय संविधान के बारे में दिया गया है। यहाँ पर एक फुटबॉल की कहानी से स्टार्ट किया गया है ये चैप्टर कि फुटबॉल के जब हम खेलते हैं उसके लिए क्या किस प्रकार से नियम होते हैं, उनको एक नियम के दायरे में खेला जाता है। इसी प्रकार से जो संविधान होता है वो किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश के लिए नियम बनाता है कि उस देश का जो संचालन है, उस देश का जो कानून है वो किस प्रकार से संचालित होगा। क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी गेम को चलाने के लिए, किसी को भी पूरे ग्रुप को एक लीड करने के लिए कुछ लॉज की, कुछ कानून की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से जो संविधान है वो तैयार किए गए हैं और इसी प्रकार से हमारा भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों ये ज़रूरी है हमारे लिए, क्या इसमें उल्लेख है, उस सब के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान ज़रूर होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस देश के पास संविधान होगा वो देश लोकतांत्रिक ही होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास संविधान होने के बाद भी वो लोकतंत्र नहीं होते हैं। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं, यानी कि अपने देश को किस प्रकार से वो बना सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं और ये सभी के लिए लिखा जाता है संविधान। उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो, क्योंकि जब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो सबकी सोच अलग अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही मुद्दे पर सबकी सहमति एक जैसी हो, सबकी सोच अलग अलग होती है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके ज़रिए वे न केवल यह तय कर सकते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। यह केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अनंत दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। जो कि सबसे पहले हमारी संविधान सभा थी वो 9 दिसंबर 1946 में उसका गठन किया गया था। संविधान सभा के कुछ सदस्यों का यहाँ पर दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 की भी संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। अब जो भारतीय थे उनके हाथ में सीधा अपना कंट्रोल आ गया था, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं वो सीधे अपने लिए नियम और कानून बनाने लगे थे। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में हम इस अध्याय में देखेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो कि भाषण दे रहे हैं और यहाँ पर संविधान सभा के सदस्य जो बैठे हुए उन्हें सुन रहे हैं। इन बातों का क्या मतलब है यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। हमने देखा है कि नेपाल में कई बार जो है संविधान का जो है पलट कर उसको कई बार उसका निर्माण किया गया है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। हो सकता है कि जो पुराना संविधान था उससे लोग सेटिस्फाई ना हो, तो इसीलिए नए संविधान की उन्होंने मांग उठाई। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, यानी कि एक राजा का शासन था। वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता जो राजा के पास होगी, यानी कि राजतांत्रिक शासन वहाँ पर था, लोकतांत्रिक नहीं था। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को
खत्म करने में कामयाबी मिली और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो पाई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहते थे। इसलिए उन्होंने नए संविधान का गठन किया। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पर जो नेपाल है उसकी स्टोरी दी गई है कि इस प्रकार से दिखते हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई संघर्ष हो चुके हैं। कई बार नेपाल में मांग उठी है नए संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली और फिर से राजतंत्र जो था वहां पर स्थापित हो गया। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा की तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले राजतांत्रिक यहाँ पे चित्र वगैरह बनवाए गए हैं। तो हमने देखा 2008 में जो है वो पूरी तरह से राजतंत्र को खत्म हो गया वहां पर। संविधान का दूसरा जो उद्देश्य है, अब एक तो उद्देश्य हमने देखा वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि लोगों का शासन लेकर के आना संविधान का उद्देश्य है। यहाँ पर दूसरा मुख्य उद्देश्य है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राजस्व व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके, क्योंकि हमें पता है हमारे देश में कितनी सारी जनसंख्या, अब एक साथ सारे लोग इकट्ठे होकर के अपने लिए निर्णय अपने आप नहीं ले सकते हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सभी की सोच अलग अलग होती है। ऐसे में क्या है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उसको संसद में भेजते हैं और वो हमारे लिए कार्य करते हैं, जिनको हम MP MLA टाइप कहते हैं। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, जो कि करते ही हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। संविधान उन नेताओं को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकता है, उन्हें सही रास्ता दिखाता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट पर दिया गया है। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है क्लासमेट में, जो हमारे मॉनिटर बनाते हैं जिस प्रकार से हम क्लास में, तो यहाँ पर मैडम होती हैं, वो एक जो मॉनिटर होता है उसको पूरी क्लास सौंप करके जाती हैं कि तुम पूरी क्लास का जो है उसका ध्यान रखना, कोई भी शोर शराबा ना करे, कोई भी गमबाजी ना करे। लेकिन जो मॉनिटर होता है वो क्या करता है, वो झूठा इल्ज़ाम लगा देता है एक स्टूडेंट पर। जब मैडम आती है तो उनको बताता है कि ये मैडम मेरी बात नहीं सुन रहा था और ये उधम मचा रहा था, तो मैडम उसी को सज़ा दे देती है, यानी कि मॉनिटर की बात मान लेती है। तो इस तरह से जो नेता लोग हैं वो दुरुपयोग न करें, ये संविधान हमारा तय करता है, उनकी शक्तियों को सीमित करता है नेताओं की। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। वहां आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसमें हमें समानता, समता, हमारी स्वतंत्रता के पूरे अधिकार हमें दिए गए हैं। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। यदि इस मौलिक अधिकार को नहीं भी दिया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायालय जाकर भी अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। यह एक मौलिक अधिकार है जो कि हमसे नहीं छीना जा सकता है।
लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे, यानी कि जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों को ना दबा सके। ये भी हमारा संविधान कार्य करता है। नीचे दी गई चित्रकथा पट्ट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। यहाँ पर एक और फिर से कहानी समझाई गई है कि जो एक तरह से जो मेजोरिटी में लड़की मेजोरिटी में, लड़के कहते हैं कि क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां कहती हैं कि हम फुटबॉल खेलेंगे, क्योंकि लड़कियां माइनॉरिटी हैं, वो जो है अल्पसंख्यक हैं। तो अगर वोटिंग की बात करें तो वोटिंग में तो मेजोरिटी वाले जीतेंगे, यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, बहुसंख्यक वाले। तो इस प्रकार से लड़कियां जीत जाते हैं। तो इस तरह से संविधान हमारी इन चीज़ों को भी रोकता है। इस तरह की अस्वस्थ हालत लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है। यदि संविधान में हमारी इस प्रकार की प्रक्रिया ना हो तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारा देश है वहां पर जो बहुसंख्यक है वो हमेशा अपने मतों को लेकर के जीत जाएंगे, क्योंकि जिनकी संख्या ज़्यादा है वो तो फिर जीतेंगे। इसलिए हमारा संविधान इस पर भी रोक लगाता है ताकि अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव ना हो सके। जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है, जैसा कि इस चित्रकथा पट्ट से पता चलता है। बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता का दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ताकि जो अल्पसंख्यक है वो भी अपना जीवन आसानी से गरिमापूर्ण जी सकें। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर समुदाय इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संविधान के किस प्रकार से अलग अलग काम हैं। संविधान क्यों होना चाहिए, क्या आवश्यकता है संविधान की। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें, यानी कि हम किसी भी गलत काम से खुद को रोक सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इससे समझने के लिए नीचे एक और चित्रकथा पट्ट दिया गया है, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि हम संविधान के तहत किस प्रकार अपने आप को गलत कामों से रोक सकते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। एक शबनम है, उनकी जो एक स्टूडेंट है शबनम, वो उसका कल एग्ज़ाम है, लेकिन घर में जो उसके माता पिता होते हैं वो टीवी देख रहे होते हैं। उसका पसंदीदा शो चल रहा होता है टीवी पर, जो शबनम है। अब कल उसका एग्ज़ाम है, उसे 2 चैप्टर कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन जो टीवी है वो उसकी ओर पे अग्रसर होती है कि मैं भी जो है मेरा पसंदीदा शो है तो मैं उसको भी देखूं। तो वो क्या करती है, वो अपने माँ बाप को कहती है कि आप लोग भी टीवी अगर ना देखें तो मेरा भी मन नहीं ललचाएगा, आप भी इसको बंद कर दें। तो वो उसको बंद कर देते हैं। वो अपने चैप्टर आराम से कंप्लीट कर पाती है, और दूसरे दिन जब वो जा करके देखती है तो वहाँ पर उसी चैप्टर, जो 2 चैप्टर उसने लास्ट में तैयार किए होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो काफ़ी खुश होती है। तो इसी प्रकार से जो संविधान है वो हमें गलत काम करने से रोकता है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। यानी कि यदि हम एक प्रकार से राष्ट्रगान का सम्मान न करें, अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान न करें, तो उस प्रकार के जो हमारे मौलिक कर्तव्य बना दिए गए हैं उनको भी हमें सही रास्ते पर चलना सिखाता है संविधान। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन को आ जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ गए होंगे कि संविधान की किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमने देखा कि लोकतंत्र में जो संविधान है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए अति आवश्यक है संविधान का होना। आइए भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। तो भारतीय संविधान के यहाँ मुख्य लक्षण दिए गए हैं, वो क्या है उनके बारे में जानते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था
कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। यानी कि अब जब पूरा देश एक सत्ता से दूसरी सत्ता के हाथ में जा रहा है, अंग्रेज छोड़कर जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल था कि भारत अब किसके हाथ में जाना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, वापस से राष्ट्रसत्ता आनी चाहिए या फिर लोकतंत्र आना चाहिए। तो उस टाइम पर ये बहुत बड़े सवाल थे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे, वो अंग्रेजी सरकार ने बनाए थे, और अंग्रेजी सरकार ने सिर्फ अपने लाभ के लिए नियम बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन के भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, क्योंकि राजसत्ता से तो वो खुद निकल करके आ रहे थे और राजसत्ता में उन्होंने किस प्रकार से कष्ट झेले वो सब जानते थे। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र वाली बात उनके दिमाग में खटक रही थी। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा, क्योंकि उस टाइम पर जो सरकार अंग्रेज थे उसमें सिर्फ अंग्रेजों को ही सरकारी उच्च पदों पर भर्ती किया जाता था। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, यानी कि किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, कौन से वाले चुनाव होने चाहिए या प्रत्यक्ष होने चाहिए। तो उस टाइम पर बहुत सारे सवाल थे और उसके कामकाज के नियम क्या हो, यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसके लिए पूरा ग्रुप चाहिए था, पूरा समूह चाहिए था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं, जिसमें हम देखते हैं 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लग रहा है, यानी कि लगभग 3 वर्ष पूरे लगे हैं। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, जिन्होंने पूरी रियासतें जो भारत है उसका एकीकरण किया था। उस टाइम पर एकीकरण करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने 2 राष्ट्र तो बन ही गए थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। साथ ही जो रियासतें थी जिन पर यानी कि राजा रजवाड़े का रूल था, उनको भी अधिकार दे दिया था अंग्रेजों ने, यदि वो स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह सकती हैं, जिसमें कुछ रियासतें स्वतंत्र रहने के लिए अग्रसर हो गई थी। तो ऐसे में जो एकीकरण का कार्य था वो किसने किया था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, क्योंकि उन सभी समुदायों को एक साथ लेकर के चलना, उन सभी के बारे में सोचना, सभी भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जितने भी अलग अलग समुदाय हैं उन सबको एक साथ लाना एक बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य था। उनकी ना तो भाषा एक थी, ना एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, क्योंकि तभी 2 नए राष्ट्र बनकर उभरे थे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगे, वो पाकिस्तान में जाएंगे या फिर हिंदुस्तान में ही रहेंगे, यानी कि भारत में ही रहेंगे, या वो स्वतंत्र रहेंगे, क्योंकि उनको तीनों ही उनके सामने ऑप्शन रखे गए थे। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। उस टाइम पर गरीबी काफी हद तक अपनी चरम सीमा पर थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे। इन सबको लेकर के संविधान का निर्माण करना था इन संविधान सभा के लोगों को, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है, जिसके कारण ही आज हम भारत को विविधता में एकता के नाम से जानते हैं। इतनी सारी विविधता होने के बाद भी आज हमारा संविधान जारी है, जिंदा है, उसको बरकरार रखे हुए है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया, कि हमने देखा कि जो अंग्रेजी शासन था उसमें जनता का किस प्रकार से उत्पीड़न उनको किया गया था। तो इस प्रकार से जो हमारे संविधान सभा के कार्यकर्ता थे उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जोर था वो जनता के लिए दिखाया, यानी कि जनता को अग्रसर किया। बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियाँ बेफिक्र नहीं हो सकी, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो, ताकि वो अपनी स्थिति को सुधार सकें। क्योंकि ये जो कानून है, उन्होंने कहा था कि कानून के दायरे से तो मैं इनको समानता दिलवा सकता हूँ, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता इन्हें खुद से ही लेनी होगी। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक
आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंध उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनसे दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक तरह से पूरी चिंतन मनन है उसको यहाँ पर दिखाया गया है संविधान सभा में। यहाँ पर सबसे पहले संघवाद के बारे में बताया गया है। फेडरलिज्म क्या होता है? संघवाद, इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, यानी कि हमारे देश में जिस प्रकार से, क्योंकि हमारा देश में संघवाद है यानी कि राज्य और केंद्र सरकार का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकार है और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है जो कि सबसे निचला स्तर माना जाता है और इसमें लोगों की सीधी भागीदारी होती है, जो कि हमने 6th क्लास की कक्षा में पढ़ी थी। 7वीं की कक्षा में हमने राज्य सरकार के बारे में देखा था, उसके कामकाज के बारे में देखा था। अब की जो हम बुक पढ़ रहे हैं इसमें हम केंद्र सरकार के बारे में देखेंगे। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सके, क्योंकि दिल्ली में बैठे लोग अपने आसपास की एरिया के हिसाब से ही फैसले ले सकते हैं। उन्हें नहीं पता कि अंदर गाँवों में क्या चल रहा है, वहाँ की स्थिति क्या है, और किसी भी परिस्थिति को देखते हुए उसके लिए फैसला लेना एक गलत फैसला साबित हो सकता है। इसलिए जो पंचायत स्तर है यानी कि बिल्कुल निचले स्तर पर सरकार का गठन किया गया। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा किया गया है। अनुसूची 7 में इनका उल्लेख मिलता है हमें, और इसमें जो राज्य हैं उनको भी शक्तियाँ दी गई हैं, केंद्र की अलग शक्तियाँ हैं। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ अनुसूचियां दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है, जो कि हमने 6th क्लास की NCERT में देखा था कि नगर प्रशासन और जो गाँव का प्रशासन है वो कहाँ से पैसा इकट्ठा करता है, किस प्रकार से पूरा अपने गांव का संचालन करता है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उन्हें भी संविधान से है ऐसी ही ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। संसदीय शासन पद्धति क्या है? भारत के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी, और वोट डालने का अधिकार सभी को है, जिसमें सभी को समानता दी गई है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, जिसको सार्वभौमिक मत अधिकार हम कहते हैं। संविधान सभा के सदस्य संविधान की रचना कर रहे थे। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है। इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी, यानी कि सबको अधिकार मिलेगा अपनी सरकार को चुनने का। तो इससे बड़ी क्रांति ला सकते हैं हम, सीधे लोगों की भागीदारी से बड़े बदलाव यहाँ पर ला सकते हैं। तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को एक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है, यानी कि जो लिंग आधारित भेदभाव होता है वो भी यहाँ पर खत्म हो सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी, वो मैटर नहीं करता। सभी को चुनाव वोट देने का भी अधिकार है और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि जनता इनको चुनती है तो जनता के प्रति इन्हें जवाबदेह होना ही है। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में आप दूसरी इकाई की पुस्तक में पढ़ेंगे। शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से है? संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका पूरे देश में उस कानून को लागू करवाती है, और न्यायपालिका किसी के भी साथ अपराध होने पर या उन कानूनों का सही से प्रयोग ना करने पर न्याय करती है। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जिनको जनता चुनकर भेजती है।
संसद में यानी कि सांसद MP। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, यानी कि जो कानून को लागू करवाते हैं। जो कानून विधायिका बनाती है उसको कानून लागू कौन करवाता है? वो कार्यपालिका करवाती है। और कार्यपालिका में कौन लोग होते हैं? जो विधायिका में से चुनकर जाते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे, यानी कि 3 चैप्टर में हम इसमें देखेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी, ताकि किसी पर भी कोई भी अंग एक दूसरे पर जो है दबाव न बना सके। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, यानी कि ना उस पर आज़ादी भी होगी और उस पर दबाव भी बनाएगा, जिसको चेक एंड बैलेंस की नीति के तहत हम आगे पढ़ेंगे। और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, और ये संतुलन बनाने के लिए इस प्रकार का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। उन्हें एक दूसरे के प्रति जवाबदेह भी बनाया है और उन्हें आज़ाद भी किया गया है। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जो राज्य होती हैं, राज्य यहाँ पर जो स्टेट बने हुए हैं हमारे यहाँ, उससे नहीं है राज्य का इस्तेमाल। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक ऐसा हिस्सा होती है, एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं अधिक ज़्यादा है, व्यापक हो सकता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं मौलिक अधिकार, जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, जो जनता को अधिकार मिले हुए हैं। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, यानी जनता के पास ऐसे अधिकार होने चाहिए जिनसे वो अपने पूरे जीवन को गरिमापूर्ण और सुरक्षापूर्ण जी सके। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समझ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सकें। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान के इनका दोहरा उद्देश्य है, पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, यानी कि अपने अधिकारों के लिए वो आवाज़ उठा सके। और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके, यानी कि जो सरकार लोगों के लिए कार्य करती है वो नीति निर्देशक के तहत आते हैं, DPSP। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। यहाँ पे देखते हैं कि कौन से मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार हैं। समानता का अधिकार, भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में हमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। समानता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। और ये क्या है? कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, यानी कि कोई भी हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, नेता हो, कोई पॉलिटिशियन हो, या फिर चाहे वो किसी सरकारी संस्था का मालिक हो, मतलब सरकारी संस्था में कार्यरत हो, कोई भी ऑफिसर हो या कोई आम आदमी हो, कोई मजदूरी करने वाला, सभी को कानून एक ही नज़र से देखेगा। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, सभी को
रोजगार देगा राज्य। लेकिन इसके कुछ अपवाद है जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है, यानी कि छुआछूत की जो प्रथा है उसको समाप्त कर दिया गया। और छुआछूत की प्रथा, यदि कोई छुआछूत करता है तो अनुच्छेद 17 के तहत तो उसको सजा दी जाएगी। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार देखा हमने। स्वतंत्रता का अधिकार 1924 तक दिया गया है। तो क्या ये अधिकार है? इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार इसमें शामिल है। स्वतंत्रता की अधिकार जो है उसमें हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिलती है, यानी कि हम सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है इसमें। लेकिन इन अधिकारों पर भी एक तरह से रोक लग जाती है जब किसी अन्य के अधिकारों का हनन होता है तब। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार यानी कि जो मानव तस्करी होती है, जो दास प्रथा थी, उसके खिलाफ इसमें बात कही गई। जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध इसमें घोषित कर दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें दिया गया है। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये सभा शांतिपूर्वक होनी चाहिए। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कौन से हैं? संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, यानी कि अपनी जो संस्कृति है उसको दूसरों को बताने के लिए, सिखाने के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान यहाँ पर खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है? यदि किसी नागरिक को लगता है कि किसी के राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, उसका हनन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। और यह मौलिक अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है सभी के पास में, कि हम न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। अब देखते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या होती है किसी भी देश में। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, यानी कि जो राज्य है या जो देश है, जो कोई भी राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, उसकी नज़र में सभी धर्म बराबर होंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान और आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप ही बदल जाता है, क्योंकि किसी भी देश का जो संचालन है वो संविधान पर निर्भर करता है। हम नेपाल में ये देख चुके हैं, वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाद हम भारतीय संविधान के बारे में और भी आगे विस्तार से समझेंगे। ये उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दास दौलतराम, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम रक्षा मंत्री खड़े हैं। इस प्रकार से ये पूरी फोटो के बारे में जिक्र किया गया है जो कि अपने संविधान पर हस्ताक्षर कर रहे हैं उसके पूरा होने पर। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित एकत्रित तस्वीरें बनाने यहाँ पर कहा गई है, यहाँ क्योंकि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं और हमने अपने मौलिक अधिकार देखे किस प्रकार से पूरा संविधान की हमें ज़रूरत है। ये पूरा हमने चैप्टर देखा, संविधान की आवश्यकता क्यों है किसी भी देश के लिए। किसी भी संविधान का होने से ये तय नहीं होता कि वो देश लोकतांत्रिक है और किस प्रकार से किसी भी देश में मौलिक अधिकारों का होना महत्वपूर्ण है, मौलिक कर्तव्य क्या है, वो सब हमने इसमें देखा। और भी आगे आने वाली किताबों में जो हमारी क्लास की बुक्स आएंगी पॉलिटी की, उसमें हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे संविधान के बारे में। तो चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू।